बोलना तो पड़ेगा कि टैगलाइन के साथ मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी हाजिर हूं अपने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पर। आज हम बात करेंगे उदयपुर पुलिस के पुलिस थाना प्रतापनगर के अनुसंधान के बारे में। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का स्लोगन रखने वाली उदयपुर पुलिस क्या प्रभावशाली व्यक्तित्व के आगे या प्रभावशाली कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है? क्या पीड़ितों को इंसाफ प्राप्त नहीं होगा? आखिर ऐसा क्या किया प्रतापनगर पुलिस थाना ने आज आम जनता को और हमारे दर्शकों तक हमें ये बात पहुंचाना लाजमी लगा, और यही कारण है कि बोलना तो पड़ेगा में आज का एपिसोड हमारा न केवल हमारे दर्शकों के लिए अपितु संपूर्ण देश के उन करोड़ों निवेशकों के लिए जिनका पैसा सहारा की विभिन्न सोसाइटियों में उलझा हुआ है। आज हमारा वीडियो आप अंत तक सुनेंगे, और यदि आपका निवेश भी सहारा की सोसाइटियों में है और आपने भी यदि कोई कार्रवाई कर रखी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि कई जानकारियां ऐसी है जो आपको होनी चाहिए, जो हो सकता है आपको नहीं हो। हम बात कर रहे हैं कि उदयपुर के पुलिस थाना प्रतापनगर में एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में पीड़ित व्यक्ति द्वारा कहा गया कि मैंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में राशि जमा कराई थी, राशि की परिपक्वता अवधि हो गई, मुझे मेरी भुगतान योग्य राशि का भुगतान नहीं हुआ। न्यायालय के आदेश पर पुलिस थाना प्रतापनगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 406, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद बात आती है अनुसंधान की। तो इस फाइल के अंदर उदयपुर पुलिस थाने के महानतम 2 अनुसंधान अधिकारियों ने अपना अनुसंधान किया है। अब उन महानतम अनुसंधान अधिकारियों में जिन्होंने की अनुसंधान किया है, उनका नाम लूं या नहीं लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां जो कार्रवाई हुई है वो उच्चाधिकारियों के जहन में थी, उनकी जानकारियों में थी। इसलिए आरोप केवल अनुसंधान अधिकारी पर नहीं अपितु थानाधिकारी प्रतापनगर और उनके उच्चाधिकारियों पर भी लगते हैं। अब बात करते हैं कि जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस का काम है अनुसंधान करना। इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान किया और अनुसंधान की कार्रवाई के दृष्टिगत उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता 41A 41A के नोटिस और जाब्ता फौजदारी 91 के नोटिस, इन्होंने जो आरोपीगण थे एफआईआर में उनको नोटिस भेजे डाक के द्वारा। वैसे तो 41 के ए के जो नोटिस है वह पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाकर दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने डाक से भेज दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिन आरोपियों को इन्होंने डाक से नोटिस भेजे उन्होंने रिफ्यूज्ड, लेने से इनकार के रिमार्क के साथ वापस लौटा दिए। यानी कि पुलिस थाना प्रतापनगर के अनुसंधान अधिकारी को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया। किसने? सहारा की सोसाइटी के डायरेक्टर्स ने, कि उन्होंने नोटिस भेजे, उस नोटिस में पुलिस थाना प्रतापनगर लिखा था और उन्होंने नोटिस लेने और पढ़ने की भी जहमत नहीं समझी सहारा के डायरेक्टर्स ने, और नोटिस लौटा दिए। अब नोटिस लौटा दिए, इस मामले में एक प्रगति रिपोर्ट तलब की गई थी कोर्ट में, जहां पर पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की न्यायालय में और इस बात को स्वीकार किया कि हमने नोटिस भेजे हैं जो रिफ्यूज्ड के रिमार्क के साथ लौटा दिए हैं, चूंकि इनका प्रधान कार्यालय लखनऊ में स्थित है और हमें वहां जाकर अनुसंधान करना होगा। पीड़ित इंतजार करता रहा कि पुलिस थाना प्रतापनगर के अनुसंधान अधिकारी और उनकी टीम जाएगी और अनुसंधान करेगी। पर ये क्या किया प्रतापनगर पुलिस थाना ने? जिन आरोपी गण ने उनके नोटिस को सिरे से नकार दिया, उस केस के अंदर
पुलिस ने सिविल नेचर बताते हुए इस केस में अपनी एफआईआर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन फाइनल रिपोर्ट पेश करते समय पुलिस अनुसंधान अधिकारी ये भूल जाते हैं कि उनकी एफआईआर माननीय न्यायालय में पेश होती है और जहां पे उसको प्रोटेस्ट किया जाता है, वहां पर उनके अनुसंधान की कमियां देखी जाती है, उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। और यही हुआ। एफआईआर रिपोर्ट का बारीकी से अवलोकन किया गया तो कई बातें सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि किसी छोटे मोटे अपराध पे किसी आरोपी को घंटे पुलिस स्टेशन बुलाकर बैठा दिया जाता है, उसको हैरान परेशान कर दिया जाता है। और यहां आज पूरे देश के अंदर इस प्रकार का कांड करने वाले जब पुलिस का जब नोटिस भी नहीं लेते हैं और वहां पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहां पुलिस की ड्यूटी थी कि 41A के नोटिस की पालना नहीं हुई, कोर्ट से वारंट इश्यू करा के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन साहब करें कैसे? प्रभावशाली लोग हैं, रसूखदार है, बड़ा नाम है, सोचना पड़ेगा। या फिर सोचने के लिए विवश करने वाले कुछ लोग पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय के पास आए होंगे, अपने प्रभाव में लिया होगा। वो प्रभाव कैसा हो सकता है वो सोचने की बात है। खैर, हम आगे बात करते हैं। पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने दूषित अनुसंधान करते हुए अपनी एफआईआर रिपोर्ट में लिखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में सहारा सेबी के विवाद के लंबित के रहते उक्त प्रकरण को सिविल नेचर बता क्लोजर रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। शायद अनुसंधान अधिकारी महोदय एफआईआर को पढ़ना ही भूल गए। उन्होंने एफआईआर को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि एफआईआर में पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से लिखा था कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का किसी भी रूप से सहारा सेबी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। न वो भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर आती है और न सेबी के अंतर्गत आती है, और न ही उस पर सहारा सेबी विवाद के लंबित होने का कोई असर है। लेकिन कैसे पढ़े अनुसंधान अधिकारी एफआईआर? क्योंकि उसमें तो खुला लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा 21/11/2013 का माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पत्रावली को शामिल पत्रावली किया, जो कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी से संबंधित है, न कि सोसाइटी से संबंधित। यानी अपने कथनों की पुष्टि में उस डॉक्यूमेंट को शामिल किया जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिखा ही नहीं था। और हम तो पहले ही एफआईआर में कह चुके थे कि भाई जो विवाद चल रहा है वह सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग, सहारा की हाउसिंग सोसाइटी का से रिलेटेड है। तो इन्होंने जो दस्तावेज शामिल पत्रावली किया, शायद अंग्रेजी में लिखा होगा। अनुसंधान अधिकारी महोदय की अंग्रेजी कमजोर रही होगी, उन्होंने विश्वास से भरोसे लिया और पत्रावली में शामिल कर दिया। अब उन्होंने तो पढ़ा नहीं। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक जमीन है तो दूसरा आसमान है, लेकिन शायद उनको सब एक जैसा दिखा होगा। खैर, बात तो चल रही है पोस्टमार्टम की और पूरा होगा। अब बात करते हैं कि इस मामले में स्वयं विपक्षी संख्या 1 जो कि सुब्रत राय है, सुब्रत राय ने अपना एक जवाब भेजा, जो डाक से भेजा, और पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय ने उसको शामिल पत्रावली में किया। उन्होंने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा कि सहारा क्रेडिट एवं अन्य सोसाइटी का सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनी से कोई वास्ता, कोई संबंध सरोकार नहीं है, और जिन अखबार विज्ञापन की पत्रावली शामिल पत्रावली की गई जिस पर स्वयं विपक्षी संख्या 1 के हस्ताक्षर अंकित है, उसमें भी सहारा क्रेडिट और स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी के संदर्भ में कोई विवाद नहीं होना बताया। यानी कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है वो खुद जवाब भेज रहे हैं, और उस जवाब में वो ये कह रहे हैं कि हमारा सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, कि भाई ये जो सोसाइटी है उनका सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज से कोई वास्ता नहीं है। अब जब उनसे कोई वास्ता ही नहीं है तो सहारा से भी विवाद से संबंध ही नहीं है। लेकिन अनुसंधान अधिकारी शायद हिंदी में लिखे हुए सुब्रत राय साहब का बयान भी नहीं पढ़ पाए। अब हिंदी नहीं आती है उनको, अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन उनके उच्चाधिकारी तो थे ना, जिन उच्चाधिकारियों ने इस एफआईआर को स्वीकृत किया, क्या उनकी आंखों पे भी मेरी तरह चश्मा चढ़ा हुआ था?
सोचना लाजमी है, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी अगर चुप रहे तो बोलेगा कौन। अब बात करते हैं कि दौरान अनुसंधान अधिकारी ने एक भी दस्तावेज अपनी पत्रावली पर ऐसा पेश नहीं किया जिसपे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सहारा सेवी विवाद से कोई लेना देना हो। जबकि अपरार्थी संख्या 1, विपक्षी संख्या 1 श्री सुब्रत राय ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया था कि हां, सारा इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनी से सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब यह है कि जिस पीड़ित द्वारा एफआईआर दर्ज कराई उसने अपनी कलम संख्या 4 में स्पष्ट किया था कि मेरी सोसाइटी का, जिस सोसाइटी में मेरा निवेश है, उसका सहारा से भी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साहब ने तो एफआईआर पढ़ी ही नहीं, और यही बात उन्होंने एफआईआर की कलम संख्या 8 में भी कही थी और अपने बयानों में भी कहा था। और बयान कौन लिखता है? पुलिस अनुसंधान अधिकारी। 161 के बयानों के तहत शायद उस समय कानों में तेल होगा जो वो नहीं सुन पाए या समझ नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि कंपनियां जो रजिस्टर्ड होती है वह सेबी के तहत रजिस्टर्ड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत रजिस्टर्ड होती है। लेकिन सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होती है वह सेंट्रल रजिस्ट्रार भारत सरकार की जो कृषि इकाई है वहां से रजिस्टर्ड होती है। लेकिन पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय द्वारा एक भी डॉक्यूमेंट सेंट्रल रजिस्ट्रार से तहरीर जारी कर नहीं लिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह कि अपनी संपूर्ण क्लोजर रिपोर्ट में एक ही बार उन्होंने कही, किसने? अनुसंधान अधिकारी ने, कि पीड़ित का निवेश सारा इंडिया में है, पीड़ित का निवेश सारा इंडिया में है। अपनी एफआईआर में, अपने बयान में, अपने डॉक्यूमेंट में, हर जगह परिवादी ने कहा कि मेरा इन्वेस्टमेंट सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। शायद अनुसंधान अधिकारी बेचारे समझ ही नहीं पाए कि सहारा इंडिया और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या अंतर है। उनको तो सब सारा पूरा हरा 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 दिख रहा था। अब वो क्यों दिख रहा था, कौन सा चश्मा उनको पहना दिया गया था, ये तो वो ही जाने। अब अपरार्थीगण की मौखिक बातों को रिकॉर्ड पे लेकर ये जो दूषित अनुसंधान किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 166(1) के तहत उन अनुसंधान अधिकारी पर भी कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन शायद अनुसंधान अधिकारी भूल गए कि कानून में उनके खिलाफ भी, उनके दूषित अनुसंधान के खिलाफ भी कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। क्यों अपनी वर्दी पे इतनी जोखिम लेते हो अनुसंधान अधिकारी महोदय? इतने प्रभाव, इतने रुतबे, इतने नामों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। ईमानदारी से काम करना चाहिए। वर्दी मिली है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपको बात करते हैं कि आपने नोटिस भेजे, उन्होंने इग्नोर कर दिया, हट। उन्होंने जवाब भेजा, आपने रिकॉर्ड पे लगा दिया। अरे उनके जवाब को नहीं पढ़ा आपने। कोई 2 प्रार्थी आए, उनके बयान ले लिए और आपने कोर्ट में क्या कहा था कि हमें लखनऊ जाना है। लखनऊ तो छोड़ो, प्रतापनगर पुलिस थाने की सीमा से बाहर नहीं निकल पाया। अनुसंधान, कैसा अनुसंधान करते हैं आप? आपने अपने सीनियर अधिकारी, जो कि आपके सीओ साहब है, उन्होंने जो नोट बना के दिया था उस नोट के अनुसार भी उसकी पालना में भी अनुसंधान नहीं किया था। उसकी पालना में बिंदु वाइज पालना करनी थी। आपने अपने सीईओ के, अपने सीनियर के आदेश का भी उल्लंघन किया। यह आपने गजब किया। दूसरी बात, आपने माननीय न्यायालय को गुमराह किया। न्यायालय में आपने कहा कि आप लखनऊ जाएंगे और आप लखनऊ नहीं गए। कुल मिलाकर आपने जो कार्रवाई की है वह आपको कटघरे में खड़े करती है। और मैं प्रत्येक पुलिस अनुसंधान अधिकारी से कहूंगा कि आज की तारीख में मेरे पास कोई भी व्यक्ति अगर एफआईआर लेके आएगा और उस एफआईआर में मैं यदि कोई कमी देखूंगा ना, तो उसका खुले सोशल मीडिया पे उसका पोस्टमार्टम करूंगा, क्योंकि ऐसी कमियां स्वीकार्य नहीं होगी। न्यायालय अपना आदेश देगा, वो स्वीकार्य है, वो सारी बातें स्वीकार्य है, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर जो बातें लिखी है उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको एक बात और बता दूं, समस्त अनुसंधान अधिकारी महोदय,
जितने भी है आज तक के सुन लीजिए। संविधान में यदि किसी मामले के अंदर रेमेडीज दो प्रकार से ली जाती है तो व्यक्ति दो प्रकार से भी रेमेडीज ले सकता है। आपने ये लिखा कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत व्यक्ति ने उच्च न्यायालय के अंदर सिविल रिट याचिका पेश की है, वो उसका अधिकार है, वो कर सकता है। क्रिमिनल मैटर अपने आप में अलग है, सिविल रिट याचिका अपने आप में अलग है, और वो व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार में प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर आप कोई एफआईआर पेश नहीं कर सकते। अब जितना कहे इस मामले में कम होगा। कुल मिलाकर यह है कि सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सारा ग्रुप ऑफ कंपनीज से कोई लेना देना नहीं है। स्वयं सुब्रत राय द्वारा भेजे गए बयानों में इस बात को स्पष्ट किया। इसके बावजूद आपके द्वारा उनके बयानों को इग्नोर किया गया। आपके द्वारा 91 और 41A के जो नोटिस दिए उनको रिफ्यूज किया गया, आपको नेग्लेक्ट किया गया। उसके बावजूद भी आपने इस बात को नहीं माना। आपको 41A के नोटिस की पालना नहीं होने पर कोर्ट से आपको वारंट इशू कराने थे, वो आपने नहीं कराए। आपने माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर टीटी एंटोनी बनाम स्टेट ऑफ केरला एवं विजय कुमार गर्ग बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के प्रकरण को आपने ले लिया, रिकॉर्ड में लगा लिया। कभी पढ़ा क्या इसमें क्या लिखा है? अगर अनुसंधान में कोई डॉक्यूमेंट देते हैं ना तो उनको पढ़ा करो। अगर कटघरे में खड़े होकर अगर 4 सवाल आपको किए ना तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा अनुसंधान अधिकारी महोदय। तो इस तरीके के काम करते हैं बिना दस्तावेजी साक्ष्य के, जो मन में आया नींद से उठे और लिख दिया। सारा के संदर्भ में पुलिस थाना भोपालपुरा में करीबन 4 एफआईआर दर्ज है, पुलिस थाना सविना में करीब 3-4 एफआईआर दर्ज है। लेकिन जल्दी पड़ी तो किसको पड़ी? पुलिस थाना प्रतापनगर को। अरे भाई अपन तो जल्दी निपट लो, जल्दी निपटने में फायदा है। अब क्या फायदा है यह आप जाने। तो कुल मिलाकर ये जो अनुसंधान पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय ने किया है, निश्चित रूप से संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और जो कानों में तेल डाले जो पुलिस के उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, जो इन एफआईआर को स्वीकृत करते हैं, कभी आप उन एफआईआर पत्रावली को देखा भी करो कि कहां कहां का क्या क्या लिखा हुआ है। किन्हीं भी आधारों पर आप एफआईआर नहीं दे सकते हो। क्यों? कुल मिलाकर आपने ठान लिया है कि पीड़ितों के साथ आपको इंसाफ नहीं करना है, रसूखदारों के सामने आपको झुक ही जाना है। यह है सारा श्री सुब्रत राय का जवाब, जो पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा करता है अनुसंधान अधिकारी को कि उन्होंने किस प्रभाव में आकर इस अनुसंधान को किया है। मेरा उदयपुर की जनता ही नहीं, देश की जनता से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें, हर पुलिस विभाग के अधिकारी को भेजें जो अनुसंधान कर रहे हैं और आगे वो एफआईआर पेश करने वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप एफआईआर पेश कर दो, आप आला कमान नहीं हो क्या? 2 मिनट में प्रोटेस्ट होती है एफआईआर, और एफआईआर प्रोटेस्ट होने के खिलाफ अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और हाईकोर्ट में जाकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है, ताकि भविष्य में इस तरह के अनुचित और दूषित अनुसंधान नहीं हो। पीड़ितों की पैरवी करे, आरोपियों की पैरवी नहीं करे अनुसंधान अधिकारी। इसी प्रकार के विभाग बोल के साथ बोलना तो पड़ेगा कि टैगलाइन के साथ हम आते हैं। हमारे चैनल पे हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।